वक्फ संशोधन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, 16 अप्रैल 2025 को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, मगर उससे पहले ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि छह भाजपाई सत्ता वाले राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा की सरकारें तो इस कानून के समर्थन में हैं, क्योंकि भाजपा ने ही तो ये कानून बनाया है, उसी की सरकार ने बनाया है, तो फिर भाजपाई राज्य यानी जहां उनकी सरकारें हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? उनको क्या समस्या आ गई? तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, यही तो अमृत काल है। यहाँ कभी भी कहीं भी कहीं से भी उल्टे गंगा बह सकती है। भारत क्या, शायद दुनिया के इतिहास में ये चीजें कभी कभार ही देखने को मिली होंगी कि किसी कानून के समर्थन में लोग रैली निकालें, उनके समर्थन में प्रदर्शन हो और उसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो भी एक दो नहीं बल्कि छह राज्य। तो भाजपाई स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कह रहे हैं, क्यों गए हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, उन सब पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि गठबंधन के साथियों वाले स्टेट क्यों नहीं गए, यानी जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, जहां मजबूर नहीं है, वहीं सरकारें सुप्रीम कोर्ट क्यों गई हैं। उधर देश की दो और पार्टियां वक्फ संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हैं और एक तमिल एक्टर भी संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। उधर वक्फ संशोधन मामले को ऐसा लग रहा है कि भाजपाई सिस्टम एक अलग ही रंग देने की कोशिश में लगा हुआ है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, जैसे जैसे उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, छटपटाहट जोर जोर से बाहर आ रही है। और सिर्फ छटपटाहट ही नहीं बल्कि तमाम साजिशें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल को लेकर ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा सिस्टम एक बार फिर से जोर शोर से अपने पुराने फार्मूले पर उतर गया है। सावधान रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो सच में दिल दहला देने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। देश का मीडिया गुलाम न होता, वो नफरती न होता, सत्ता और सेठों के दम पर न चलता, तो झूठ और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करता, देश में इस कदर आग न लगाई जाती, सांप्रदायिक दंगों के नाम पर किसी की जान न जाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कहानी सच में यकीन से परे है। वैसे यकीन से परे तो उत्तर प्रदेश के राम राज्य की कहानी भी है, स्मार्ट सिटी वाराणसी की भी है। वाराणसी से हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि हरीश मिश्रा, जिन्हें लोग बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, उन पर कथित रूप से करणी सेना के लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया, उन्हें बुरी तरह से घायल किया। बाद में हरीश मिश्रा के लोगों ने हमलावरों को पकड़ा, उनके साथ मारपीट हुई और हमले के खिलाफ विरोध जताया, मगर पुलिस को यह विरोध पसंद नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक ने हरीश मिश्रा का हालचाल लिया, मगर उनके हालचाल लेने के तुरंत बाद अस्पताल में एडमिट हरीश मिश्रा को पुलिस वहां से निकालती है और कोर्ट में पेश करने के बाद तुरंत जेल भेज देती है। सोशल मीडिया पर किसी गौरव कुशवाहा जर्नलिस्ट ने लिखा है कि कानून का कमाल देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए। हरीश मिश्रा पर करणी सेना के लोगों ने चाकू से हमला किया, जानलेवा हमला किया, मिश्रा घायल हुए और पुलिस ने उल्टे मिश्रा जी पर ही मुकदमा लाद दिया और अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ गई उत्तर प्रदेश में। वैसे आप दर्शक बताइए, क्या आपने कभी ऐसा नमूना देखा था कि जिस पर जानलेवा हमला हुआ, अगर उसके लोगों ने जरा सा प्रदर्शन भी कर दिया तो उसी व्यक्ति को इस हालत में उठाकर जेल भेज दिया गया? बाकी हमलावरों का क्या हुआ जरा पता लगाइए। हो सकता है जल्द ही उनका माल्यार्पण कार्यक्रम भी हो, उन्हें सम्मानित किया जाए और भाजपा में किसी अच्छे पद पर उनकी नियुक्ति हो जाए। हरीश मिश्रा के नाम में मिश्रा लगा हुआ है, मगर फिर भी रियायत नहीं मिलती है, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा मैच नहीं करती है और रियायत तो बहुत दूर की बात है। ये जो हो रहा है इतिहास बन रहा है, इसलिए कहा जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। और इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, करणी सेना के लोगों ने अब हरीश मिश्रा पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और पुलिस ने कर भी लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हरीश मिश्रा के ऊपर दो लोगों ने हमला किया, आरोप लगा कि करणी सेना के लोगों ने हमला करवाया, लेकिन हमलावरों का कहना है कि मां करणी का उपासक हूं, करणी सेना से कोई संबंध नहीं है। अब गलती से कोई ये सवाल नहीं करेगा कि करणी सेना के लोग आगरा से लेकर लखनऊ तक जो कर रहे हैं, क्या वो अहिंसा का प्रतीक है? जिस तरह से तलवारें बंदूकें लहराई जा रही हैं, सरेआम पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या की बात कोई कह देता है,
तो कहीं दलित सांसद को जान से मारने की धमकी दी जाती है, कहीं उनके घर पर हमला हो जाता है, कहीं कोई बुलडोजर लेके निकल पड़ता है, कहीं कोई सुपारी देने का ऐलान करता है। क्या ये सब अहिंसा का प्रतीक है? क्या ये करते समय याद नहीं आता कि हम अपनी ही मान का यानी अपने ही सम्मान का कैसी हानि कर रहे हैं? बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी बहुत जोरों पर चल रही है और इस तैयारी में जो भी आवाज उठाएगा उसका हरीश मिश्रा कर दिया जाएगा। यानी पीड़ित भी वही होगा, जेल भी वही जाएगा, मुकदमे भी उसी पर होंगे। उधर जिन लोगों ने हमला किया था, जानलेवा हमला, उन्हें जेल भेजने को लेकर मैंने ग्रोक AI से पूछा कि क्या हमलावरों को जेल भेजा गया, तो इसे भी पता नहीं है। इसने कई वेबसाइट्स की खबरों को खंगाला और कहा कि हमलावरों पर मुकदमा तो दर्ज हुआ, गिरफ्तारी की बात सामने आई, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि उन्हें जेल भेजा गया या नहीं। उन्हें जेल भेजने से संबंधित कोई खबर इंटरनेट पर नजर नहीं आ रही है। आप दर्शकों को कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सत्ताधारी लोगों की विचारधारा से अलग सोचते हैं, सवाल करते हैं, आलोचना करते हैं, तो नाम में भले ही मिश्रा लगा हो, हमला भी आप पर होगा, जेल भी आप ही जाएंगे, मुकदमा भी आप पर ही होगा। आइए अब अमृतकाल का नया नमूना देखिए। जब आप दुनिया भर के लोकतंत्र का इतिहास खंगालेंगे तो शायद ही कहीं कोई उदाहरण मिले कि सरकार ने कोई फैसला लिया और उसके फैसले के समर्थन में सत्ताधारी लोग ही यानी उन्हीं की पार्टी के लोग रैली करें, प्रदर्शन करें, वो भी तब जब उनकी कोई मांग नहीं है। प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन या रैली, ये सब लोकतंत्र के लिए जरूरी चीजें हैं, मगर ये सारी चीजें वो लोग करते हैं जिन्हें कोई शिकायत होती है, जिनकी कोई मांग होती है, सरकार नहीं मान रही होती है। परंतु भाजपाई सत्ता के दौरान गंगा कहीं से भी बह जाती है, खासकर तब जब लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। हमने पहले भी देखा, मामला CAA NRC का रहा हो या 3 कृषि कानूनों का, भाजपाई लोगों ने पास हुए कानून के समर्थन में जगह जगह कार्यक्रम किए, रैलियां निकाली, प्रदर्शन किए। और अब देखिए, वक्फ संशोधन के पक्ष में भी पिछले दिनों खबर आई कि दिल्ली में ये लोग यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं। क्या मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए निकाल रहे हैं? ग्रोक के अनुसार संशोधन के समर्थन में विजय चौक, रेलवे भवन क्रॉसिंग पर प्रदर्शन किया गया और शाहीन बाग में अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने यात्रा निकाली। अब बताइए, जिस कानून को दोनों सदनों ने समर्थन दिया हो, जिसे राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी हो, उसका सड़क पर समर्थन करने या प्रदर्शन करने का क्या तुक बनता है? जो होना था वो तो हो चुका है। ये सारी चीजें तो अपनी कोई मांग मंगवाने के लिए की जाती है ना, विरोध जताने के लिए की जाती हैं। मगर हमने कहा ना कि ये अमृतकाल है। अब आइए, इस संशोधन के विरोध में जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, नए लोग, उनको जानते हैं। फिर ये देखेंगे कि भाजपाई सरकारें क्यों पहुंची हैं, क्या कुछ कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। टीवी के अध्यक्ष और तमिल अभिनेता विजय ने वक्फ संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। उधर YSR कांग्रेस पार्टी ने भी इस संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया है और कहा है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन करता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी का कहना है कि वो प्रशासन को कमजोर करता है, यानी ये वक्फ संशोधन प्रशासन को कमजोर करता है। ये संशोधन मुस्लिम धार्मिक चीजों में बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप के रूप में है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मगर खबरों के अनुसार विरोध में अब तक लगभग 2 दर्जन याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। YSR कांग्रेस ने भी अपनी याचिका में उन तमाम चीजों को शामिल किया है जो अब तक की याचिकाओं में किया गया था। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रेट याचिका दायर किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम तमिलनाडु में लगभग 50 लाख मुसलमानों और देश के अन्य हिस्सों में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन को वापस ले और इस प्रस्ताव का समर्थन CPI के महासचिव D राजा ने भी किया। तो ये वो याचिकाएं हैं जो बिल के विरोध में दायर की गई हैं। आइए अब भाजपाई सिस्टम को देख लीजिए। यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि भाजपा शासित 6 राज्यों ने वक्फ अधिनियम 2025 का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी 16 अप्रैल की सुनवाई से पहले ही असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों ने वक्फ कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एक अन्य याचिका में पक्षकार बनने की मांग की है। राजस्थान ने कहा है कि हालांकि याचिका कुछ संवैधानिक चिंताओं को उठाने के लिए अच्छी नीयत से लिखी गई थी, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये राज्य प्रशासन के सामने मौजूद जमीनी हकीकत को समझने में फेल रही है। इसके साथ ही राजस्थान की सरकार ने इस कानून के समर्थन में जो कहा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि ये कानून न केवल संवैधानिक रूप से सुदृढ़ और गैर भेदभावपूर्ण है, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के मूल्यों पर आधारित है तथा ये धार्मिक संस्थाओं और व्यापक जनता दोनों के हितों की रक्षा करता है। आसान भाषा में इन्होंने एक चीज ये भी रखी है कि वक्फ बोर्ड
कोड जो किसी भी संपत्ति पर दावा कर देता है, इन चिंताओं को भी इस अधिनियम में रखा गया है। साथ ही राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा है कि ये अधिनियम सभी वर्गों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। अब ये मत पूछिएगा कि जब ये बना खाली मुसलमानों की व्यवस्था के लिए है तो सभी वर्गों को समान व्यवहार कैसे सुनिश्चित करता है। आगे इन्होंने लिखा कि ये किसी भी रूप में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। ये भी कह रहे हैं कि 25-26 अनुच्छेद का भी उल्लंघन नहीं करता। इनका दावा यह भी है कि कानून किसी भी तरह से धार्मिक प्रथा या धार्मिक मामलों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये केवल संपत्तियों के प्रशासन पर नियामक ढांचा प्रदान करता है। भाजपा शासित राज्यों ने न्यायालय को बताया है कि वे इस मामले में आवश्यक और उचित पक्ष हैं, क्योंकि अधिनियम को लागू करने के लिए वो जिम्मेदार और प्राथमिक निष्पादन अधिकारी हैं। भाजपाई राज्यों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास प्रासंगिक डेटा है और रिकॉर्ड है जो मामले में उचित निर्णय में न्यायालय की सहायता कर सकता है। अब भाजपाई सरकारों की ये टैक्टिक्स देखकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र में भाजपा नेतृत्व की सरकार है, ये पूरी तरह से उसी का एजेंडा है, बीजेपी आरएसएस का। उन्होंने दोनों सदनों से पास करवा लिया है और जैसा कि पहले से सबको मालूम था, राष्ट्रपति ने भी अपना समर्थन दे दिया है, अनुमति दे दी है। ये बिल अब कानून बन चुका है। इस कानून में जिनको खामियां नजर आ रही हैं, जिनको लग रहा है कि उनके अधिकारों की लूट होगी, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है, भाजपा शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्या उन्हें भरोसा नहीं है कि केंद्र की सरकार अपने बनाए कानून को डिफेंड कर पाएगी कि नहीं? क्या उन्हें लग रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी कहीं सुप्रीम कोर्ट में कमजोर न पड़ जाए? क्या केंद्र की मोदी सत्ता के पास वकीलों की फौज कम है कि राज्य सरकारों को भी समर्थन में उतारा जा रहा है? वैसे भी सब समर्थन में ही तो हैं। जितने भी राज्य सुप्रीम कोर्ट गए हैं, भाजपाई राज्य जहां उनकी सरकारें हैं, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, क्या इनमें से कोई ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई ऐसी सरकार है जो इस कानून का विरोध कर सके? तो सवाल यही है कि क्या अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि मामले को और लंबा खींचा जा सके? और मूल उद्देश्य क्या है वो आप जानते हैं, वो वाली राजनीति करने का ही है, ये सबको पता है। आने वाले दिनों में बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव है और पिछले 11 सालों से भाजपाई शासन में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर गुजराती जोड़ी अपनी सफलता को गिना सके प्रामाणिक रूप से। ऐसे में जरूरी है कि नफरत की आग और भड़के, और इसका एक नमूना हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। मगर उसी पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो अपने आप में बहुत ही गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा करती हैं। मगर उन तस्वीरों को देखने से पहले दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। छत्तीसगढ़ के धनबाद में एनआईए ने रेड मारी, यहां पर डायनामाइट, अमोनियम, 98 पेटी जिलेटिन मिला है। 9 घंटे तक छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि बंगाल को तबाह करने की तैयारी थी। 5 दिन पहले की खबर है, बंगाल में सीरियल ब्लास्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सारी विस्फोटक चीजें चिरकुंडा में अमरजीत रवानी नाम के एक व्यक्ति के फार्म से, मुर्गी फार्म से बरामद हुई है। और चिंताजनक बात यह है कि छापे की सूचना उसको पहले ही मिल गई और भाग गया, फरार हो गया। टीम ने उसके भाई को पकड़ा। ध्यान दीजिएगा, जहां से ये तमाम विस्फोटक मिले हैं उस जगह का मालिक अमरजीत शर्मा है, अमरजीत रवानी है। नाम को ध्यान से सुन लीजिए। और एनआईए ने जिस मुर्गी फार्म में रेड मारा उसकी तस्वीर भी दैनिक भास्कर ने जारी किया है, उसे भी देख लीजिए। और इसके साथ ही जरा ढूंढ मारिए कि गोदी मीडिया के कितने चैनलों पर, कितने लपट झंडिसों ने इस मामले पर चर्चा की। सोचिए, इतना सारा विस्फोटक देश में कितनी तबाही मचा सकता है और बंगाल में क्या कुछ करने की साजिश चल रही है। हर चुनाव से पहले हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल की टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया जाता है। संगठित तरीके से ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त दिखाने की कोशिश होती है। और ये सिर्फ ममता बनर्जी के साथ नहीं, विपक्ष की तमाम पार्टियों के साथ होता है। आप केरल की सरकार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए। हर बार चुनाव से पहले इन्हें मुस्लिम परस्त दिखाने की कोशिश होती है, हिंदुओं का दुश्मन दिखाने की कोशिश होती है। संगठित तरीके से ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त दिखाने का प्रयास चल रहा है और हिंदुओं का दुश्मन बताने की कोशिश हो रही है। अभी हाल ही में बंगाल में हिंसा की खबर आई, बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हुई। वैसे यहीं पर एक प्रचलित कहानी याद दिला दूं। एक स्टोरी बहुत आम है, चर्चा में चलती है कि हिंदुओं को भड़काना है यानी दंगा कराना है तो पहले कुछ हिंदुओं को ही कुछ लाभ देकर, किसी तरह से ललचाकर, डराकर, धमकाकर, चाहे जैसे भी, टोपी पहनाओ, इनको मुस्लिम वेशभूषा में लाओ और हिंदुओं की हत्या करवा दो। फिर दूसरे हिंदू टोपी देखकर भड़केंगे, उन्हें लगेगा कि मुसलमानों ने हिंदू को मारा है। इसके बाद ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, आग लग जाएगी। और नहीं भी लगेगी तो दोनों पक्ष के लोग तैयार कर दिए जाएंगे आग लगाने के लिए। एक्स पर द मुस्लिम के ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें मुस्लिम टोपी लगाए हुए 2 युवक बैठे हुए हैं, एक नीला और एक बैगनी रंग का कुर्ता पहने हुए। लिखा गया है कि मुस्लिम वेशभूषा का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल में बिहार के कुछ लोगों को अलीपुरद्वार के स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सनद रहे पूर्व बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा था कि बिहार और झारखंड के हिंदुओं को लेकर जाऊंगा और एक दिन में मुर्शिदाबाद और मालदा को
खाली कर दूंगा। इस वीडियो में सफेद शर्ट वाला व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि ये दोनों हिंदू हैं, बिहार के हैं और मुस्लिम टोपी लगाकर मुस्लिम वेशभूषा में घूम रहे हैं। वीडियो में एक लड़का अपना नाम आशीष कुमार बता रहा है, बिहार का रहने वाला बताता है, और दूसरे की एक आईडी दिखाई जा रही है जिसमें उसका नाम राहुल लिखा हुआ है और उत्तर प्रदेश के नवाबगंज गोंडा का रहने वाला है। यानी द मुस्लिम के इस वीडियो और ट्वीट के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के दो लड़के पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बने घूम रहे हैं। अब आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ बंगाल को लेकर फेक न्यूज फैक्ट्री भी एक्टिव हो गई है। इस तरह का एक वीडियो शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि बंगाल के विधायक मंसूर मोहम्मद पुलिस की ड्यूटी में तैनात पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहा है। तो सोचिए बंगालियों का क्या हाल होगा। जिस हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है उसका नाम योगी आदित्यनाथ फैन डिजिटल योद्धा है, मगर हकीकत ये है कि ये वीडियो साल 2018 की है और उसमें कोई विधायक मंसूर मोहम्मद नहीं बल्कि बीजेपी कारपोरेटर मनीष पवार हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हैं। यानी कथित भाजपाई ने यूपी में सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी की थी साल 2018 में। यानी यूपी की गंदगी को बंगाल से चिपकाने का काम चल रहा है और बंगाल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं देश की एक बड़ी आबादी को अंधभक्त के रूप में तब्दील कर दिया गया है, ज़ॉम्बी बना दिया गया है। सोचने समझने की क्षमता समाप्त है। जैसा भी झूठ उनके सामने परोस दिया जाएगा उन्हें लगेगा कि यही सच है। और देखिए द मुस्लिम ने ही एक अन्य वीडियो शेयर किया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि जिन वाहनों के मालिक मुसलमान हैं उन पर इस तरह से दंगाई लोग भगवा झंडा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि चांद तारा नहीं रहेगा, 786 नहीं रहेगा, राम का झंडा चलेगा। सोचिए क्या ये हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश नहीं है? क्या हिंदू इस तरह से कट्टरवादी होते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, लोगों के अधिकारों को लूटते हैं? हमने तो ऐसे हिंदू नहीं देखे। जो हिंदू धर्म अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता था अब उसे कहां पहुंचाया जा रहा है, कल्पना करिए। और थोड़ी देर के लिए यह भी कल्पना करिए कि जो काम भगवा गमछा ओढ़कर ये लोग कर रहे हैं यही काम अगर कोई और करता यानी मुसलमान कर देता तो आज पूरे देश का गोदी मीडिया इसी मामले पर चर्चा कर रहा होता। द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग अपनी गाड़ी में बैठे हुए और जबरिया जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ गुंडे राम को बदनाम करते हुए आतंकवाद फैला रहे हैं। जरा सोचिए अगर मुसलमान की गाड़ी में ही राम का झंडा लगाना है, मस्जिदों के सामने ही तुमको डांस करना है, त्योहार मनाना है, तो फिर क्यों नहीं ये गुंडे खुद ही मुसलमान बन जाते। बहरहाल सत्ता के प्यासे लोग देश को जिस भी बुरी स्थिति में न पहुंचा दे वो कम ही है। सोचिए कार में बैठे ये मुस्लिम बुजुर्ग क्या सोच रहे होंगे अपने देश के बारे में। इनकी उम्र लगभग उतनी ही नजर आती है जितना हमारे देश की आज़ादी की उम्र है। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस आज़ाद देश में जन्म लिया हूँ दुनिया से आज़ाद होने से पहले ही उसी देश में इस तरह की आतंकी गतिविधियां खुलेआम सड़कों पर देखने को मिलेंगी और हमें गुलामी का एहसास कराया जाएगा। उधर टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री मजूमदार पर फर्जी तस्वीरें शेयर करने, दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता का कहना है कि पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार देश के अलग अलग हिस्सों की हिंसा की तस्वीरें शेयर करके उन्हें पश्चिम बंगाल से जोड़कर बता रहे हैं ताकि राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सके। यानी भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों की हिंसा की तस्वीरें जोड़कर ये दावा कर रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है ताकि पश्चिम बंगाल का माहौल खराब किया जा सके। और ये करने वाला कोई टुच्चा नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं। सोचिए इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, मंत्री लोग भी किस तरीके से फर्जी खबरें फैलाकर अपने ही राज्य को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने गंभीर आरोप भाजपा के नेताओं पर लग रहे हैं। इतना ही नहीं, साकेत गोखले ये भी दावा कर रहे हैं कि पहले भाजपा नेता ने बीजेपी के राज्यों सहित कई राज्यों की हिंसा की तस्वीरें शेयर करके कहा कि ये बंगाल में हिंदू त्योहारों के दौरान मुसलमानों द्वारा की गई हिंसा की तस्वीर है, मगर जब पकड़े गए, जब लगा कि ये तो हमारा झुटवा पकड़ा गया तो चुपचाप अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। यानी जब बंगाल में तनाव की स्थिति है उस समय भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। साकेत गोखले पूछ रहे हैं कि भाजपा नेता क्या केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपको किसी जिम्मेदारी का एहसास है? आपने दंगे भड़काने के इरादे से जानबूझकर फर्जी तस्वीरें पोस्ट की। एक मंत्री के तौर पर क्या आपको कानून व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए अपराध करने में शर्म नहीं आती? पकड़े जाने पर चुपचाप ट्वीट डिलीट कर देते हैं और अपने इस कार्य के लिए आपने माफी भी नहीं मांगी। क्या आपका इरादा शुरू से यही था? आपको लगा था कि पकड़े नहीं जाएंगे? क्या आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर बंगाल में दंगे भड़का रहे थे? क्या आपका एक टूल किट है तनाव भड़काने के लिए मंत्रियों का इस्तेमाल करें? उधर इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने पश्चिम बंगाल में हुई घटना के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बताया है। इनका कहना है कि बीजेपी आरएसएस ने एक नए विवाद को जन्म दिया है। मदरसों में मोहब्बत और गुरुकुल में नफरत परोसी जा रही है। तौकीर रजा का कहना है कि जब तक पूरा बंगाल जल नहीं जाएगा बीजेपी वाले चुप नहीं रहेंगे। मुसलमानों को बदनाम करने और उन्हें जेल भेजने के लिए ये साजिश की जा रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ दंगे होंगे और दंगे कराए जाएंगे। वैसे मौलाना तौकीर रजा यहाँ चूक गए। बीजेपी की सरकार हो चाहे न हो, साजिशें हर जगह बराबर रहेंगी। 19-20 का ही फर्क होगा।
क्योंकि सरकार नहीं होगी तो सरकार पाने के लिए नफरत फैलाएंगे, सरकार होगी तो ध्यान भटकाने के लिए नफरत फैलाएंगे। बाकी बंगाल समेत पूरे देश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मुस्लिम या हिंदू वेशभूषा देखकर सामने वाले के धर्म की पहचान न करें। गैर कानूनी कार्य कोई भी करता हो वो गलत है, किसी भी धर्म का हो। किसी की भी मौत को सही नहीं ठहराया जा सकता और विशेष सावधानी पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस को बरतनी होगी, अन्यथा षड्यंत्रकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं और फेल्योर उन्हीं के मत्थे पर यानी पश्चिम बंगाल की सरकार के मत्थे पर ही चढ़ेगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।